Indicators. Indicators are substances those indicate in point of titration by changing its color. यानी कि हम लोग जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं तो हमें नहीं पता रहता है जो अब स्टॉप कर देना है टाइट्रेशन, तो हम लोग को इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो कलर चेंज कर दे। जिसे हम लोग स्टॉप कर देते हैं वो कलर चेंज होते हैं। दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर जैसे कि एग्जांपल है फेनोफ्थलीन, बेसिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। ये रिवर्सिबल वाला एरो हम लोग इसलिए यूज़ कर रखे हैं क्योंकि ये लोग वीक एसिड है, तो ये पूरा ही नहीं डिसएसोसिएट हो जाएगा इसलिए। और सवाल थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। अब जो हम लोग इंडिकेटर लेते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस लेते हैं, तो इनऑर्गेनिक क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, एक दो OH के चेंज के कारण, लेकिन ऑर्गेनिक वाले में काफ़ी चेंज आ जाएगा क्योंकि उनमें बेंजीन ये सब के स्ट्रक्चर होते हैं। थोड़ा भी चेंज के कारण रेजोनेंस डिस्टर्ब हो सकता है और जिसके कारण वो लोग कलर शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज़ लाइट कलर वाइल आयोनाइज्ड हैज़ डार्क कलर। यानी कि इंडिकेटर जो हम लोग लेते हैं तो ऐसा नहीं कोई सा भी एसिड बेस ले सकते हैं ऑर्गेनिक हो तो, ऐसा नहीं है। ऐसा को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि अनआयोनाइज फॉर्म में लाइट कलर शो करे और आयोनाइज होते ही डार्क कलर शो करे, जिससे हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज आते ही। और एसिडिक इंडिकेटर को हम लोग बेसिक मीडियम में यूज करते हैं और बेसिक को एसिडिक। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे एसिडिक मीडियम में डाले एसिडिक इंडिकेटर को तो H+ और बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ली-चार्टियर प्रिंसिपल से हम लोग सोच सकते हैं, तो कलर नहीं शो होगा। इसलिए बेसिक मीडियम में रखने पे ये और डायन इफेक्ट लगाएगा और ज़्यादा आयोनाइज होगा, जिसके कारण हम लोग को कलर दिखेगा। यहाँ पे एग्जांपल फेनोफ्थलीन का लेके दे रखा है। अनआयोनाइज फॉर्म में कलरलेस होता है और आयोनाइज होकर पिंक हो जाता है बेसिक फॉर्म में। वैसे ही बेसिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज अनआयोनाइज फॉर्म में येलो है और आयोनाइज होकर ऑरेंज डार्क रेड हो गया। वो आयोनाइज किस में होगा? बेसिक इंडिकेटर है तो एसिडिक मीडियम में आयोनाइज होगा। फिर इंडिकेटर्स और डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है तो ये एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड शो करता है, बेसिक में येलो। तो यानी कि ये खुद तो बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन तो हम लोग इसका इसलिए यूज़ एसिडिक मीडियम में के लिए लेते हैं। तो वर्किंग रेंज इसलिए इसका है 3.1 to 4.5। मिथाइल रेड ये भी एसिडिक इंडिकेटर है। बेसिक मीडियम में कलर येलो होता है, मीडियम एसिडिक होते ही रेड में ये चेंज हो जाता है। इसका भी वर्किंग रेंज 4.2 से 6.2 है। तो जैसे कि बफर का वर्किंग रेंज सब बफर का अलग अलग होता है, वैसे ही ऐसा नहीं एसिडिक इंडिकेटर है तो सारे एसिडिक पीएच पे अच्छा काम करेगा, इसलिए हम सबका वर्किंग रेंज है, इस हिसाब से हम लोग यूज़ में लेते हैं। फेनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक में पिंक हो जाता है। इसका वर्किंग रेंज 8.2 से 10.2 है। फिनॉल रेड खुद तो एसिडिक इंडिकेटर है, लेकिन इसमें दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, NH2 और एसिडिक वाले भी, तो जिस कारण से ये दोनों पीएच पे काम करता है ओवरऑल। तो इसको हम लोग 7 के आसपास वाले में ज़्यादा यूज लेते हैं, जैसे कि वीक एसिड वीक बेस में काम ले सकते हैं। तो इसका बेसिक मीडियम में कलर होता है रेड, एसिडिक में होता है येलो। अब रिलेशन बिटवीन pH ऑफ सॉल्यूशन एंड IN- by HIN, यानी एसिडिक इंडिकेटर के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो HIN को डिसएसोसिएट करता हुआ दिखाया गया H+ और IN- में। अब जो H+ है हम लोग इंडिकेटर तो एक दो बूंद डालते हैं बस, तो जो इंडिकेटर का H+ होता है वो ना के बराबर होता है, लेकिन K जो लेंगे हम लोग कांस्टेंट वो तो इंडिकेटर का ही लेंगे, लेकिन H+ पूरे सॉल्यूशन का हम लोग लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा रहा होगा H+। इंडिकेटर में तो ना के बराबर होता है क्योंकि एक दो बूंद डालते हैं और वैसे ही वीक है तो कितना ही होगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिएक्शन लिखेंगे तो KIN = H प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन बाय रिएक्टेंट का, तो H+ इंटू IN- by HIN। यहाँ पे जो H+ है वो फ्रॉम सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, तो H+ आ गया KIN इंटू HIN by IN-। इससे अब हम लोग pH निकाल सकते हैं। pH होता है -log H+, सॉल्व करके आएगा PKIN + log IN- by HIN। अब ये pH है तो ये इंडिकेटर का pH नहीं दे रहा है, ये फॉर्मूला सॉल्यूशन का pH दे रहा है।
मतलब ओवरऑल है, जो बफर में हम लोग रेशियो चेंज करके उसका पीएच चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पीएच चेंज कर रहे हैं और रेशियो उसके कारण बदल जा रहा है। मतलब जो वो इंडिकेटर टूटेगा या नहीं टूटेगा वो उस मीडियम के पीएच पर डिपेंड कर रहा है, और जितना ज़्यादा टूटेगा उतना कलर दिखेगा। जैसे IN माइनस ज़्यादा होगा तो हम लोग को कलर दिखेगा। तो अब आगे देखेंगे हम लोग जो कब कलर वो अपना प्रोमिनेंट शो करेगा, डार्क कलर। तो डार्क कलर के लिए IN माइनस 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए HIN से, और लाइट कलर के लिए HIN वाला 10 टाइम्स होना चाहिए IN माइनस के। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे KIN अगर 10⁻⁵ है तो कलर हम लोग को अच्छे से देखना है तो pH 6 रखना होगा, और HIN का कलर देखना है जब वो टूटा नहीं था तो pH 4 से कम रखना होगा। लेकिन 4 से 6 के बीच में हम लोग प्रोमिनेंटली पता ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा कलर कौन शो कर रहा है। तो याद रखने के लिए हम लोग ये रख सकते हैं, जो बफर का जो वर्किंग रेंज था इसका नॉन वर्किंग रेंज है, मतलब ये उस रेंज में वर्क नहीं कर रहा है। ये PKN+1 से ज़्यादा में या फिर PKN-1 से कम में। क्यों, वो तो देख ही चुके हैं, क्योंकि 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए जिसका कलर देखना है। फिर अब हम लोग देखना है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक नोन सॉल्यूशन होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। यहाँ पे कॉपी में इंडिकेट करके वहाँ गलत थोड़ा लिख रखा, नॉन कंसंट्रेशन होगा। तो नॉन कंसंट्रेशन का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं और ऊपर से हम लोग डालते हैं, उसका हम लोग को कंसंट्रेशन पता नहीं है, लेकिन हम लोग कॉपी पे सॉल्व करके पता कर सकते हैं दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करके। अब उसको हम लोग डालते हैं तो हम लोग थियोरेटिकली सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इतना ml पे क्या होगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 40 ml फर्स्ट टाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो 40 ml HCl लिए 0.1 मोलर। तो जब NaOH जब नहीं रखे रहेंगे, 0 ml जब NaOH रहेगा तो pH 1 होगा। ये सारा कुछ ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से, जो बेसिक फार्मूला था pH का -log H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है इनिशियली, तो pH 1 होगा। जैसे 10 ml NaOH जाएगा तो हम लोग रिएक्शन करवा सकते देख सकते हैं। जैसे अगर 0.1 मोलर उसका कंसंट्रेशन है, यानी कि हम लोग 1 मिलीमोल मिला रहे हैं वो, और 4 मिलीमोल HCl है। अब रिएक्शन करवा के pH फिर से कैलकुलेट करेंगे। ऐसे करने के बाद सारा प्लॉटिंग हम कर रखे जो कब क्या pH आएगा, तो हम लोग देख सकते हैं जो 2pH 39 ml 30 ml तक 2pH नहीं आया। 39 ml जैसे हुआ तो 2.9 हुआ, थोड़ा pH ज़्यादा जल्दी बढ़ा है, और 39.9 ml पे वही pH 1 अब इतना जल्दी बढ़ गया, और बस 0.1 ml पे pH सीधा 7 हो गया। फिर से 0.1 ml पे 10.1, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक से चेंज आ रहा है, ड्रास्टिकली आ रहा है। तो ये लोग तो हम लोग नोटबुक पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब टाइट्रेशन करते हैं तो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते जो इतना 0.1 ml ही डाले, तो एक बार में ज़्यादा 2-3 ml आ जाता होगा। तो अब हम लोग तो पहले तो थियोरेटिकली पता कर लिए सॉल्व करके जो ऐसे ऐसे pH आएगा। अब देखते हैं, तो pH धीरे धीरे बढ़ रहा है इनिशियली, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा pH तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो शुरू में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और अचानक से ड्रास्टिकली बढ़ गया, बस थोड़ा ml में, 1-2 ml में ही। तो अभी पीछे 2 पॉइंट और थे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एक इन पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट है जहाँ पे ये टाइट्रेशन का प्रॉपर्टी, जहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है, दोनों जो हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड बेस का जहाँ इक्वल हो जाता है। और इंड पॉइंट ये इंडिकेटर का प्रॉपर्टी है, जहाँ पे इंडिकेटर टूट के कलर शो करेगा। तो हम लोग को ऐसा इंडिकेटर लेना होगा जिसका एंड पॉइंट इसके इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में ही आ जाए, यानी कि 3 to 11 इसका जो pH अचानक से चेंज हो रहा है उसी के बीच में वो इंडिकेटर टूट जाए। वैसा इंडिकेटर हम लोग लेंगे ताकि हम लोग को कलर चेंज हो जाए और पता चल जाए। जो वर्टिकल लाइन है वो सडन चेंज को शो कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंट पॉइंट बता रहा है। उसके बाद उससे पहले और उसके बाद धीरे धीरे pH बढ़ रहा है, बस उतने रीजन में एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है pH। अब हम लोग को थियोरेटिकली तो पता था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 पे pH दोनों का 7 पे
इक्वल मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, और हम लोग ml से कैलकुलेट भी कर ले रहे थे 40 ml पे, लेकिन इतना तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अचानक से 39.9 ml पे 3.9 था, 40 पे 7 हुआ, 40.1 पे 10.1 हो गया। तो हम लोग कम से कम ऐसा इंडिकेटर लेते जो इसके इस वाले रेंज में आ जाए, जहाँ पे सडन चेंज हुआ है उसका एंड पॉइंट उसके रेंज में आ जाए। तो 3 to 11 में हम लोग किस किस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, तो सभी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज में लेते हैं। तो सारे इंडिकेटर का ले सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट 3 to 11 के बीच में आ रहा था, तो सारे इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग रिपीट करेंगे, सेकेंड वाला जो हम ग्राफ दिखा रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए है। अब फिर से वॉल्यूम के साथ प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो कुछ ग्राफ जैसा शो हो रखा है वैसा आएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बफर की तरह शो कर रहा है, क्योंकि पीएच चेंज नहीं होगा। पिछले में तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो वो तो बफर के तरह एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ना, ज़्यादा कम हो सकता है, तो वो बफर के तरह एक्ट कर सकता है। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग प्लॉट करा गया ग्राफ है। तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे बफर की तरह एक्ट कर रहा है, और सडन चेंज हुआ है वो इक्विवेलेंस पॉइंट बता रहा है। तो जब हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट एक्सपेरिमेंटली पता चला जो 7 to 11 के बीच में आ रहा है। तो इसलिए जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग फेनोक्सिलीन का यूज़ करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग रिपीट करें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 3 to 7 के बीच में आता है, तो इसलिए मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं। तो यही तीनों बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको हम लोग को मेमोराइज करके रखना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में सारे इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनॉक्सिलीन, और वीक एसिड वीक बेस पूछा तो कम जाता है, लेकिन हम लोग फिनॉल रेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिकेटर उस वक्त मैंने बता रखा था ऐसा क्यों होता है। एसिड बेस थ्योरी, हम लोग डिफरेंट एसिड बेस थ्योरीज पढ़ेंगे। तो हर थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के डिफिनीशंस अलग अलग है। जैसे कि लुइस बोलता है AlCl3 एसिड है, लेकिन आर्रेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड नहीं है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारे थ्योरीज पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो वाटर के अंदर H+ डोनेट कर देता है, और बेस है जो वाटर में OH- डोनेट करता है। एग्जाम्पल जैसे कि HCl है, HCl को वाटर में डाले तो H+ और Cl- एक्वस हम लोग को मिलेगा। तो जो भी H+ दे रहा है वाटर के अंदर उसको एसिड बोलेंगे आर्रेनियस के अकॉर्डिंग। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग वाटर एक लेवलिंग सॉल्वेंट है, यानी कि वो सारे स्ट्रॉन्ग को एक समान ट्रीट करता है। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रेंथ वो बोलेगा सेम ही है, चाहे वो HClO4 हो, HCl हो। लेकिन वही इनऑर्गेनिक में देखेंगे जो अच्छे से रेजोनेंस हो जा रहा है HClO4 में, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानता ऐसा। ये सारे स्ट्रॉन्ग को एक तरह से मानता, और ये वीक में डिफ्रेंशिएट करता है। जो वीक का सबका अल्फा अलग अलग होता है इसके अकॉर्डिंग। और बेस इसके अकॉर्डिंग वो है जो OH- वाटर में डोनेट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं NaOH है, तो वाटर में Na+OH- दे रहा है, तो जो भी OH- डोनर वाटर में होगा तो वो बेस है। थर्ड, नेचर ऑफ वाटर। वाटर आर्रेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है, क्योंकि वो H+OH- दोनों प्रोवाइड करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल है और सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। न्यूट्रलाइजेशन, तो आर्रेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि देख सकते हो एग्जांपल HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। और ये बताता है जो स्ट्रॉन्ग का अल्फा 100% होता है, सारे स्ट्रॉन्ग सेम की एक्ट करते हैं, और बेस का अल्फा 100 से कम होता है, वो पूरा नहीं टूटता है, और सबका अल्फा अलग अलग होता है, इसलिए वो वीक में डिफ्रेंशिएट करता है। जो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है उसके अल्फा के बेसिस पे। फिर सेकेंड थ्योरी आता है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इसको प्रोटोनिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोलता है एसिड वो है जो H+ किसी भी सॉल्वेंट में H+ देता है, और बेस वो है जो H+ एक्सेप्ट करता है किसी भी सॉल्वेंट में। अब जो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अनायन भी, कटायन भी। ये चार्ज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि न्यूट्रल हो गया HCl HBr HI H2SO4 HCN CH3COH। अनायन
जैसे कि HH-SCO3- ये भी H+ ले लेंगे तो एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। एम्फोटेरिक है ये सब, HS-SCO3- अनायनिक वाले। फिर कटायन, कटायन भी एसिड की तरह एक्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये सब कटायन जैसे कि NH4+ H3O+, क्योंकि ये लोग H+ डोनेट कर देंगे किसी भी सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल दे रखा जैसे AlH2O6 कैसे एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो वो OH- ले लेगा और वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर देगा, H+ देगा, जो कि वाटर में H3O+ के फॉर्म में चला जाएगा। H+ या H3O+ सेम है, लेकिन RNAS में हम लोग नहीं लिख रहे थे क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग वाटर H+ एक्सेप्ट करके H3O+ बना लेगा। अब बेसेस, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो है जो H+ डोन एक्सेप्ट करता है किसी भी सॉल्वेंट में। अब एग्जाम्पल इसके हो गए जैसे कि NH3 RNH2 R2NH R3N, या फिर OH- NH2- CH3- S-2, ये सब। तो कोई भी कटायन ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, क्योंकि H+ क्यों ही कटायन लेगा, क्योंकि कटायन पहले से पॉजिटिव है, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो सब जो कि एक्सेप्ट कर सकता है H+, वो सब बेस है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। और वाटर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक है। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक में अंतर है, तो एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक नहीं। एम्फीप्रोटिक मतलब ये एक बार किसी के साथ एसिड की तरह एक्ट कर सकता है और वही दूसरे बार किसी के साथ बेस की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रखे, NH3 वाटर में डालने पे NH4+ OH- बन रहा है, तो यहाँ पे H2O एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और NH3 बेस। हम लोग ब्रॉन्स्टेड वाले थ्योरी में हमेशा इक्विलिब्रियम वाला साइन बनाते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा करते हैं। और फिर H2O बेस की तरह एक्ट कर रहा है CH3COH के साथ। न्यूट्रलाइजेशन, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन कर रहा है तो कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। वही आर्रेनियस के अकॉर्डिंग था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि एग्जाम्पल है CH3OH+ NH3 डालने पे CH3CO- प्लस NH4+ बन जा रहा है। स्ट्रेंथ, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो भी इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करता है स्ट्रॉन्ग टू वीक, इसी के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन भी लगाते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक कंजुगेट एसिड और वीक कंजुगेट बेस की तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा H+ दे सकता है तो रिएक्शन को आगे से आगे ले जाएगा, और जो वीक वाला है वो उधर से H+ एक्सेप्ट करके वापस नहीं लौटेगा। ऐसा है, इसी के लिए उसको वीक बोल रहे हैं और इस इधर स्ट्रांग बोल रहे हैं। अब वाटर इसके अकॉर्डिंग ऐसा है, जो स्ट्रांग के साथ रखेंगे तो वो स्ट्रांग की तरह एक्ट करेगा और वीक के साथ रखेंगे वीक के तरह एक्ट करेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में HCl+H2O गिव Cl- प्लस H3O+। तो यहाँ पे वाटर HCl के साथ है, तो HCl यहाँ पे स्ट्रांग एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर को H+ दे देगा, तो वाटर स्ट्रांग बेस की तरह एक्ट करेगा। और जो बन रहा है वो HCl- और H3O+, जो कि वीक बेस और वीक एसिड है। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग से वीक की तरह शिफ्ट होता है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। और बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे H2O का ज़्यादा है Cl- से, इसी के लिए Cl- दोबारा से H3O+ से नई H लेके बैक आ सकता है, बहुत कम टेंडेंसी है इसके अकॉर्डिंग। वैसे CH3COH के साथ वाटर वीक की तरह एक्ट करने लग रहा है और बना रहा है CH3CO- प्लस H3O+। यहाँ पे CH3COH वीक एसिड था, एसिटिक एसिड, तो वाटर वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। और जो इसका कंजुगेट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम का चांस है उधर से ज़्यादा इधर की तरफ आने का, बैकवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक बेस और एसिड। अब थर्ड एग्जांपल में वीक बेस के साथ H2O वीक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो वीक जो भी होगा उसके साथ वीक की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा।
और जब भी दो सेम नेचर के होंगे, जैसे कि यहाँ पे HCl CH3COH लिए हैं, तो दोनों ही एसिड है, तो उस केस में जो ज़्यादा स्ट्रांग है वो वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जो कम स्ट्रांग है वीक बेस की तरह। मतलब जब भी सेम नेचर के होंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह दोनों ही एक्ट करेंगे। तो ये बनाएगा Cl- CH3COH का। ऐसे तो H+ लेने का टेंडेंसी नहीं है, पर क्योंकि HCl के साथ है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा एक प्रोटॉन, और इक्विलिब्रियम का पीछे से आगे आने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आगे स्ट्रांग है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है स्ट्रांग से वीक की तरफ। और जब भी दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो स्ट्रांग की तरह एक्ट करेंगे। इसी के लिए हम लोग आयनिक में और रिएक्शन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो दोनों का जैसे CH3COH + NH3 का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रांग की तरह एक्ट करेगा। तो अभी हम लोग को क्लियर हो चुका होगा आर्रेनियस और ब्रोंस्टेड की थ्योरी के बीच में डिफरेंस। फिर थर्ड है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर वैकेंट p और d ऑर्बिटल है। जैसे एग्जांपल कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं, ZnCl2 है, तो ZnCl2 में भी तो फोर्थ सेल खाली होता है, 4f4d खाली है इसमें, तो वैकेंट ऑर्बिटल इसमें है, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। BF3 BCl3 H3BO3 ये सब इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। फिर पोलर पाई बॉन्ड्स भी इसके अकॉर्डिंग एसिड है। पोलर पाई बॉन्ड्स वाले जैसे कि CO2 हो गया, तो ऐसे तो ये एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही इस पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन हाई एन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो पार्शियल पॉजिटिव था कंप्लीट पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लगेगा। हम लोग ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं, ऐसा ही। तो OH- आके अब इससे जुड़ सकता है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो कोई भी पोलर पाई बॉन्ड वाला लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। लुईस एसिड यानी कि उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, लुईस बेस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अब इसमें अनायनिक स्पेसीज और न्यूट्रल भी आ सकते हैं जिसमें लोन पेयर है। स्पेसीज कंटेनिंग लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, एग्जाम्पल एमोनिया, वाटर हो गया, अल्कोहल ROH है, तो ये सब हो गया। फिर एनायनिक स्पेसीज है जैसे Cl-Br-F-I-। हेलोजन लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में हेट्रोलिप्टिक ब्रेकडाउन जब भी होता है, हेट्रोलाइसिस, तो F+ और F- दोनों बनेगा। F- लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, F+ लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। नेचर ऑफ वाटर, वाटर इसके अकॉर्डिंग लुईस बेस है, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है। न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन आर्रेनियस के अकॉर्डिंग था एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। वही ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये बोलता था जो दुनिया में कोई भी दो स्पेसीज रिएक्ट करेंगे वो एसिड बेस की तरह ही काम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन ही है, एसिड बेस रिएक्शन, और जो बनेगा वो कंजुगेट एसिड प्लस बेस होगा, और वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिएक्शन के जाने का टेंडेंसी होगा। और लुईस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन है, जो लुईस एसिड एंड लुईस बेस react to form an adduct and hybridization of the Lewis acid change after the reaction। जैसे कि NH3BF3 हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, एडक्ट बना लेता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन ये है। फिर स्ट्रेंथ, तो अगर अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे SO2 SO3 में, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ SO3 का है, क्योंकि प्लस जितना ज़्यादा हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेशन टेंडेंसी। अब जैसे कि CH3- NH3- OH- F- है, तो जो जितना ज़्यादा कम EN होगा उस वो इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से दे देगा। और फिर ग्रुप में देखें जैसे F-, Cl-, Br-, I-, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, सब में हम लोग H ऐड कर देंगे तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो सबसे वीक हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। और बेसिक स्ट्रेंथ साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रुप में, ऐसे भी देख सकते हैं, और पीरियड में इन्वर्सली टू EN है।